तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी गुड बाय को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही है। मैंने ऑडियंस पोल डालकर आप सभी से पूछा था कि आप इन दोनों में से पहले किसकी कहानी सुनना चाहेंगे, तो आपने सबसे ज्यादा वोट गुड बाय को दिए। तो अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम तारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लब में नाच नाच के अपनी सैंडल तोड़ रही होती है। और उसकी इतनी खुशी का राज ये था कि वो अपना पहला केस जीत गई थी। तो इसी खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि तारा के घर पर एक लड़का आता है जो कि बताता है कि वो अपना फोन क्लब में ही भूल गई थी। तभी फोन पर उसके पिताजी का कॉल आता है। तो उसको उठाने पर पिताजी उस पर गुस्साने लगते हैं, ये कहकर कि मैं सारी रात फोन करता रहा लेकिन कोई जवाब ना मिला। तारा की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि उसे लगता था कि पिताजी उसे आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं और उनके पास चिल्लाने और डांटने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए वो उनकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देती है। तभी वो लड़का बताता है कि जब रात भर कॉल आता रहा तो मैंने कॉल उठा लिया तो पता चला कि आपकी माँ गुजर गई हैं। तारा उस वक्त नींद में थी तो पहले तो उसे कोई नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और पूरा दिमाग घूम जाता है क्योंकि 2 सेकंड बीतने के बाद उसे समझ आया था कि लड़के ने क्या कहा है। तारा दोबारा से पिताजी को कॉल करती है तो पिताजी उस पर फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग जाओ पार्टी करो जाके। तारा को क्या ही पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और वो तो अपना पहला केस भी जीती थी जिसके बारे में वो अपनी माँ को बताना चाहती थी क्योंकि वो उनके बहुत करीब थी, पर अब ये मौका उसे नहीं मिलने वाला था। पिताजी अपनी धर्मपत्नी गायत्री के साथ ही रहते थे और उनकी देखभाल करने के लिए केयर टेकर भी थी, पर अब पिताजी पूरे घर में अकेले रह गए थे क्योंकि उनके 3 बेटे करण, नकुल, अंगद और एक बेटी तारा सभी अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर रहते थे। पिताजी ने करण, अंगद और तारा से कांटेक्ट करके उन्हें खबर दे दी थी, पर नकुल से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। करण अपनी पत्नी डलना के साथ आ रहा होता है और तारा अपने बॉयफ्रेंड मुदस्सर के साथ रहती थी, पर उसे साथ लाए बिना अभी के लिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। हर किसी की माँ से मैसेज या कॉल में हमेशा बात हुआ करती थी, पर अब ना तो किसी के पास माँ का कॉल आ रहा था और ना ही मैसेज करने पर माँ रिप्लाई देने वाली थी। और यही सब सोच सोच कर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि तारा घर पहुंच जाती है और अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठी होती है और वहीं मोटू नाम का लड़का पंडित द्वारा बताई जा रही सारी विधि के हिसाब से सब काम कर रहा होता है। तभी पिताजी के पास पीपी सिंह नाम के एक पारिवारिक मित्र आते हैं जो कि क्रियाकर्म का सारा काम देख रहे थे, जो कि अपने आप को इन सभी कामों का एक्सपर्ट मानते थे और सभी से ये कहते फिरते थे कि अरे ये सब तो हमने हजारों बार करवाया है। वहीं पर मोहल्ले के सभी लोग शोक मनाने के लिए आए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली कुछ महिलाएं वहां भी परपंच करने में लगी होती हैं और जहां उन्हें लगता कि कोई देख रहा है तो वो मगरमच्छ के आंसू टपकाने लग जाती। मोटू पंडित जी के कहने पर जो भी कर रहा था वो तारा को पसंद नहीं आता, तो वो पिताजी के सामने जाकर कहती है कि माँ को ये सब ड्रामा कभी पसंद नहीं था, कोई ये सोच ही नहीं रहा कि वो क्या चाहती थी। पिताजी गुस्से से कहते हैं कि वो क्या चाहती थी उठाकर उसी से पूछ लो, पर अभी जो हो रहा है वो सब रीति रिवाज के हिसाब से हो रहा है जो कि किसी के मरने के बाद निभाए जाते हैं। केयर टेकर जो पूरे घर को संभालती थी वो माँ के जाने पर बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो बचपन से ही उनके साथ थी और माँ ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वो भी उनके लिए उनकी बेटी जैसी ही थी। हम देखते हैं कि एक कौवा माँ के शरीर के पास आता है तो तारा उसे भगा देती है, तो इस पर पीपी अंकल कहते हैं कि तुम्हें कौवे को नहीं भगाना चाहिए था क्योंकि उस कौवे के जरिए तुम्हारी माँ की आत्मा आई थी। इस बात से वहाँ बैठे बाकी सब लोग भी सहमति जताने लगते हैं, लेकिन ये सुनकर तारा एकदम भड़क जाती है और कहती है कि ये सब एकदम बकवास बातें हैं और आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तारा को रीति रिवाज और सदियों से चली आ रही प्रथाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था और उसे सब कुछ ढोंग ही लगता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ को अंतिम विदाई नहीं देना चाहती थी। वो बस इतना चाहती थी कि माँ को जो पसंद था सब वैसा हो, यानी कि उन्हें सिंपल तरीके से विदा किया जाए। माँ को अपनी ज्वेलरी से बहुत प्यार था, इतना कि वो अपनी बेटी तारा को भी छूने नहीं देती
थी, पर आज तारा उन्हीं ज्वेलरीज को हाथ में लेकर बैठी होती है, पर उसे रोकने के लिए माँ नहीं आने वाली थी। अब हम देखते हैं कि करण भी घर आ जाता है, तो अब पिताजी को थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलो अब ये सारे काम देख लेगा और थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था और पिताजी को ये भी यकीन था कि तारा तो उनकी बातें नहीं सुनने वाली। करण, तारा और पिताजी तीनों को ही माँ के साथ बिताए अच्छे पल याद आ रहे होते हैं और सभी के मन में बस यही चल रहा था कि जब माँ थी तो चीजें कितनी आसान थी, क्योंकि उन्होंने सबको संभाल रखा था और उनकी वजह से ही सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद क्या होगा? अब अगले दिन माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा होता है कि तभी वहाँ सही समय पर अंगद आ जाता है, जो कि माँ का सगा बेटा नहीं था पर सगे से कम भी नहीं था। माँ ने अंगद को गोद लिया था, पर उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनका बच्चा नहीं है, बल्कि अपने सगे बच्चों की ही तरह पाला पोसा और हर सुख सुविधा दी और वो उनका बहुत दुलारा बेटा था। माँ की मौत अचानक से आए हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और उनके जाने की अभी कोई उम्र नहीं थी, पर अचानक से हुई उनकी मौत ने सभी को झटका दे दिया था। अब सभी लोग दाह संस्कार के लिए पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि अभी उनका नंबर आने में बहुत टाइम है। तो साथ में आए आस पड़ोस के लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल में रील्स और वीडियोस देखने बैठ जाते हैं और समय समय पर 2-4 आंसू गिरा दे रहे थे ताकि लोगों को लगता रहे कि वो दुख में है। अब हम देखते हैं कि तारा करण के पास जाती है और उससे पूछती है कि घर के बेटे को ही अंतिम संस्कार करने को क्यों मिलता है, बेटियों को क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो उनसे प्यार करती थी। करण कहता है कि तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदली, हमें वही करना चाहिए जो हमें कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि केयर टेकर और अंगद बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दूर होकर भी उनका प्यार उन्हें करीब रखे हुए था और आज माँ के जाने पर दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अंगद और केयर टेकर ने कभी एक दूसरे को भाई बहन नहीं माना। अब माँ का दाह संस्कार करने का समय आ जाता है, तो घर के बेटे माँ की चिता को आग लगाते हैं और उस वक्त सभी की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग सारे रीति रिवाज निभाकर घर आ जाते हैं। तो रात में पिताजी को करण के कमरे से आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें एहसास होता है कि वो संभोग करने में जुटा पड़ा है। पिताजी का पारा गर्म हो जाता है और वो उसे बाहर बुलाकर कहते हैं कि अभी हम तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करके आए हैं और तुम दोनों ये सब कर रहे हो। तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है, आज आए हो और फर्ज निभाई करके चले जाओगे। फिर उसके बाद तो पार्टी, काम और माँ बाप गए भाड़ में। करण कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है सुबह अंतिम संस्कार करके रात में ये सब करने का। माँ दादी बनना चाहती थी और मैंने वादा किया था कि इस जन्मदिन पर मैं उन्हें ये खुशखबरी सुना के रहूंगा, तो उसी में हम लोग लगे हुए थे। पिताजी को अब और कोई वजह नहीं मिलती बहस करने की, तो वो उसकी धूम्रपान करने की आदत पर ही बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से तुमसे हो नहीं पा रहा। करण समझ जाता है कि पिताजी को बस सुनाने का मन कर रहा है, तो वो बहसबाजी बंद करके जाने लगता है। तभी वहाँ तारा आ जाती है और कहती है कि माँ गई नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उनके जाने से पहले किसी ने नहीं सोचा कि वो क्या चाहती थी, वो कैसे जाना चाहती थी, उन्हें किस तरह से अंतिम संस्कार चाहिए था। पिताजी कहते हैं कि ये कोई जन्मदिन नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे मनाना है। तारा कहती है कि यही तो बात है, जन्मदिन तो हर साल आता है लेकिन मृत्यु एक बार होती है। किसी ने नहीं सोचा कि उनको किस चीज से सबसे ज्यादा मुक्ति मिलेगी, वो कैसे अपने आप को याद करना पसंद करेंगी। जो होता आ रहा है वो बस किए जा रहे हैं बिना जाने कि करना क्या है, ताकि सबको लगे कि सब अच्छे से किया है और सारी फॉर्मेलिटीज निभाकर खत्म कर दी। पिताजी जाते जाते कहते हैं कि हजारों सालों से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, अगर तुम्हें इन पर यकीन नहीं है तो इसमें दुनिया की गलती नहीं है। अब हम देखते हैं कि माँ की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए सभी लोग हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं जिनकी वेशभूषा आम पंडितों से काफी अलग थी। घर के सभी सदस्य पंडित जी के पैर छूते हैं और वो सभी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब तारा को पैर छूने को कहा जाता है तो वो मुंह बना के साइड में बैठ जाती है और पैर नहीं छूती। अब पंडित जी अस्थि विसर्जन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो तारा कहती है कि माँ को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पंडित जी तुरंत भांप लेते हैं कि तारा किस तरह की सोच रखने वाली लड़की है, तो वो कहते हैं कि आज मैं आप सभी को एक कहानी के जरिए बताऊंगा कि गंगा जी में अस्थियां क्यों बहाई जाती हैं। वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जब रानी को गंगा किनारे देखा तो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब रानी ने उनसे
उनसे एक वचन मांगा कि वो कभी भी जीवन में उनसे किसी भी बात पर प्रश्न नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रानी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी ने अपने पुत्र को उठाया और गंगा की तरफ चल दी। राजा ने उनका पीछा किया तो पाया कि रानी ने अपने बच्चे को नदी में त्याग दिया। राजा रानी से कुछ न पूछ पाए क्योंकि वो तो वचनबद्ध थे। रानी ने अपने दूसरे बेटे को भी गंगा में त्याग दिया। फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें सभी को गंगा में त्याग दिया। सारा राज्य आश्चर्यचकित था, पर राजा तब भी कुछ न पूछ पाए। अब जब 8वां बच्चा हुआ तो रानी उसे भी गंगा में बहाने के लिए चल दी, लेकिन इस बार राजा ने पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों करती आ रही हैं। रानी ने राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, पर अब उनसे रहा नहीं गया। तब रानी ने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मा की बेटी हैं और ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी बच्चों को धरती लोक पर पैदा होने का श्राप दिया है। अगर वो बच्चों को गंगा में बहा देती हैं तो उनको मनुष्य लोक से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी कहते हैं कि हम भी गंगा जी में अस्थि इसलिए प्रवाहित करते हैं ताकि मनुष्य को उसके पापों से, बुरे कर्मों से मुक्ति मिल सके। तभी तारा उन्हें टोकते हुए कहती है कि हम गंगा में अस्थि इसलिए बहाते हैं क्योंकि राख में फॉस्फेट होता है जो कि इरिगेशन के लिए अच्छा होता है। जो आप बता रहे हैं वो अंधविश्वास है और ये सब विज्ञान है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पंडित जी उसे पलटकर जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे होते हैं और बताते हैं कि जो 8वां बच्चा बच गया था वो थे गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह। पंडित जी उस तरह के पंडित बिल्कुल नहीं थे जो बस रटे रटाए मंत्र बोले, बल्कि उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि अगर किसी को किसी चीज पर विश्वास नहीं या कोई जानकारी नहीं तो उसे किस तरीके से चीजों को समझाना है कि सामने वाला सब कुछ समझ जाए। तो वो तारा के साथ चलते चलते कहते हैं कि आप सही कह रही थी, सब कुछ विज्ञान ही है, पर आपकी कहानी कितनी बोरिंग है। ना तो इसने आपकी परेशानियों से ध्यान हटाया, ना ही इसमें कोई क्लाइमैक्स है, और ना ही आप इतनी दूर अपनी माँ की अस्थियों से गंगा जी को नरिश करने आई होंगी। कहानियों से लंबी उम्र ना आपकी, ना मेरी, ना ही इस दुनिया की। कहानी सुनो और बच्चों को अपने तरीके से सुनाओ। तारा कहती है कि बहुत सी कहानियां और उनसे जुड़े ख्यालात एकदम बकवास होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि हमें बकवास लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। पंडित जी के मन में तारा तभी चढ़ गई थी जब उसने पाँव छूने के लिए मुंह बना लिया था। तो वो अब कहते हैं कि हम पाँव छूने के लिए नहीं झुकते, हम झुकते हैं ताकि आशीर्वाद मिले, क्योंकि हाथ की एनर्जी सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है। पंडित जी कहते हैं कि जब आप अपनी माँ को याद करोगे तो उनकी छोटी छोटी बातें ही तो याद आएंगी, या फिर आपके हिसाब से उसमें भी कोई विज्ञान होता है। आपकी माँ इस धरती पर पहले भी बहुत बार आके जा चुकी हैं, पर इस जन्म में तुम्हारे लिए अपनी छोटी छोटी कहानियां छोड़कर चली गईं। पंडित जी की बातों को सुनकर धीरे धीरे तारा का दिमाग खुल रहा था और वो समझ पा रही थी कि वो उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिताजी अपनी पत्नी की अस्थियों को बहाने के लिए उन्हें लेकर बैठे होते हैं कि तभी वो अस्थियों को सामने रखकर कहते हैं कि तारा ठीक कह रही थी कि रीति रिवाज निभाने में इतना व्यस्त हो गया कि तुमसे बात करना तो मैं भूल ही गया। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें जाने की? तुम 15 साल छोटी थी मुझसे, तो इतनी तो गारंटी थी कि पहले तो मैं जाऊंगा। 4 दिन के लिए जब तुम बाहर जाती थी तो सारे काम के लिए पूरी लिस्ट बना देती थी, पर अब उम्र भर क्या करना है ये मुझे पता ही नहीं है। शादी में जो कहा जाता है कि जन्म जन्म तक साथ रहेगा, अगर वो मान्य है तो तुम मुझसे जल्द ही मिलना प्लीज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। पिताजी आखिरी बार अपनी जीवन संगनी से बात करने के बाद रोते हुए उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके उन्हें मुक्ति दे देते हैं। अब एक दिन पंडित जी बाकी श्रद्धालुओं के साथ हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए तारा के गेस्ट हाउस से गुजर रहे होते हैं। तभी वो तारा से कहते हैं कि पहले धुन बनाना और ये पता लगाना कि कैसे बनी धुन, तो इसे कहते हैं विश्वास या आस्था। लेकिन पहले सीखना और बाद में पता लगाना कि कैसे बनी धुन, इसे कहते हैं विज्ञान। लेकिन आखिर में धुन तो एक ही निकलती है। पंडित जी ने हंसते मुस्कुराते बहुत गहरी बात कह दी थी, जिसका असर तारा पर भी बहुत गहरा पड़ता है और उसे समझ आता है कि अगर हम किसी चीज पर विश्वास करें या उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो बात तो एक ही होती है, क्योंकि हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, फिर चाहे ऐसे करें या वैसे। मतलब कि विज्ञान के हिसाब से गंगा जी में अस्थियां बहाना मतलब गंगा जी को अच्छा करना, और आस्था के हिसाब से भी यही है कि इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। तो बात तो दोनों तरफ से अच्छी ही है।
इस तरह से विज्ञान द्वारा प्रमाणित काम भी हो रहा था और लोगों की आस्था भी बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन पंडित जी करण से कहते हैं कि तुम्हें अपने सारे बाल मुंडवाने होंगे। ये एक तरह का त्याग होता है जिससे कि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। करण जो कि सभी रीति रिवाजों को आराम से निभाते आ रहा था और जो भी सब कह रहे थे करते जा रहा था, पर अब उसे वही रीति रिवाज गलत लगने लगते हैं क्योंकि अब बात उस पर आ गई थी। वो अपने बाल नहीं मुंडवाना चाहता था क्योंकि उसे थोड़े दिन बाद एक मीटिंग में जाना था। तो अगर वो गंजा जाता तो हाई सोसाइटी के लोग बातें बनाते और उस पर हंसते। पंडित जी भी उसकी बातों को समझते हैं और उसके बदले किसी दूसरे बच्चे का मुंडन कराने को कह देते हैं। पिताजी कहते हैं कि ऐसा करने से कहीं भगवान जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान जी अपने ही तो हैं, पराये थोड़ी। तभी पिताजी उनकी फीस की बात करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि फीस तो हमें मिल गई, वो तो हम ऊपर से लेके आए हैं। और इतना कहकर वो भगवान का नाम ले रहे भक्तों के साथ नाचते झूमते निकल जाते हैं। अब रात में सभी लोग गंगा किनारे बैठकर आरती सुन रहे होते हैं। तो डेलना तारा से पूछती है कि वो लोग क्या गा रहे हैं। तारा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और दिल को सुकून दे रहा है और शायद यही मायने रखता है। अब हम देखते हैं कि सब कुछ सही से करने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तो पीपी अंकल वहां आकर फिर से जताना शुरू कर देते हैं कि उन्हें सब पता है और वही है जो सब देख रहे हैं और काम करवा रहे हैं। लेकिन अब सभी को समझ आ चुका था कि दुनिया वालों की सुनने के बजाय वो करो जो खुद को सही लगे और जो मायने रखता हो और जो फील देता हो कि ऐसा करने से जो गुजर गया है उसे शांति मिलेगी। तो कोई भी उन्हें भाव नहीं देता, तो वो चुपचाप अपना भारी भरकम ज्ञान लेके चले जाते हैं और आगे होने वाले काम की सारी जिम्मेदारी का जिम्मा परिवार के सभी लोग खुद ही उठाने का सोच लेते हैं। अब हम देखते हैं कि घर के बाहर पानी पूरी वाला आया होता है जो कि कई सालों से वहां आकर पानी पूरी खिलाते आ रहा था। तो वो करण से अपनी माँ को बुलाने को कहता है। करण उस वक्त ऑफिस के कॉल में बिजी था तो वो माँ को आवाज देने लग जाता है। दोबारा से आवाज देने पर उसे याद आता है कि माँ तो जा चुकी हैं और उसके बुलाने पर भी नहीं आने वाली, पर वो फिर भी माँ को बुलाया जा रहा होता है और एकदम से उसका दिल भारी हो जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि तारा और पिताजी के बीच जो खटास थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और अब बाप बेटी आपस में बात करने लग जाते हैं। केयर टेकर को माँ का फोन मिलता है जो कि बेड के नीचे स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, तो वो उसे ऑन करके चार्जिंग में लगा देती है। आज पिताजी का जन्मदिन था तो घर में बर्थडे पार्टी की ड्रेस पहनकर कुछ लोग आ जाते हैं और पिताजी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देकर डांस करने लगते हैं और उन्हें कई सारे उपहार भी देते हैं। ये सारा अरेंजमेंट माँ ने पहले ही बुक कर दिया था, इसलिए आज के दिन वो लोग आए थे। अब हम देखते हैं कि घर का दूसरा बेटा जिससे बात नहीं हो पा रही थी वो घर आ जाता है क्योंकि माँ ने उससे पहले ही बात करके जन्मदिन पर आने को कह दिया था, पर उसे जो पता चलने वाला था वो उसने कभी सुनने की उम्मीद भी नहीं की होगी। वो बाकी लोगों को देखकर बड़ा खुश होता है और फिर अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिलती। पिताजी कैसे भी हिम्मत करके उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो तो आखिरी बार अपनी माँ को देख तक नहीं पाया। पिताजी उसे सहारा देते हुए सभी को अपना एक किस्सा सुनाते हैं कि जब मेरे माता पिता ने आखिरी बार मुझे स्कूल छोड़ा तो मुझे छोड़ने के बाद उन्होंने रोड से राइट टर्न लिया और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आए। मैं रोज वहाँ खड़ा रहकर इंतजार करता पर माता पिता कभी वापस नहीं आए। तभी एक दिन मेरी क्लास टीचर कहती हैं कि अभी जो एक आदमी साइकिल से जाते दिख रहा है वो भी राइट टर्न लेगा और हमें दिखना बंद हो जाएगा। वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बल्कि वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। पिताजी कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हारी माँ ने भी एक राइट टर्न ही लिया है और वो तो चल रही हैं, बस हमें दिख नहीं रही और हम सभी एक दिन राइट टर्न लेंगे, दिखेंगे नहीं लेकिन चलते रहेंगे। माँ के मोबाइल में जब नेटवर्क आता है तो सभी के फोन में माँ का एक मैसेज आता है कि पिताजी का जन्मदिन आ रहा है, तुम सब आ जाना, मिलके सरप्राइज करेंगे। माँ ने तो राइट टर्न ले लिया था लेकिन अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब हम देखते हैं कि कुणाल नाई की दुकान पर जाता है और अपने सारे बाल हटा देने को कहता है। कुणाल कभी भी अपने बालों को किसी को छूने तक नहीं देता था, पर आज वो अपने बालों का त्याग कर रहा था। तभी वहाँ करण भी आ जाता है और वो भी कुर्सी पर बैठ जाता है अपने भाई के साथ बालों का त्याग करने के लिए, क्योंकि अब उसे दुनिया भर की चिंता नहीं थी, बस वो अपनी माँ के लिए कर रहा था। उधर तारा अपने सारे सवालों को भूलकर बैठ जाती है आम का अचार बनाने, जो कि कभी माँ बनाया करती थी। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है तो उसे पीपी अंकल की वो बात याद आती है
है कि कौवे में आत्मा होती है। तो इस बार तारा कौवे को नहीं भगाती क्योंकि अब उसे भी थोड़ा थोड़ा चीजों पर विश्वास होने लगा था। माँ ने एक पतंग संभाल कर रखी थी जो कि उनके प्यार की निशानी थी, तो पिताजी उस पतंग को निकाल कर उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर पूरा परिवार एक साथ जमा हो जाता है और जो भी गिले शिकवे और दूरियां थी वो सभी खत्म हो जाती हैं। पिताजी पतंग की डोर को थामते नहीं बल्कि उसे छोड़े जा रहे होते हैं और एक समय आता है जब चरखे से पूरा धागा खत्म हो जाता है और पतंग किसी आजाद पंछी की तरह हवा में लहराते हुए जाने लगती है। उन्होंने पतंग की डोर को थामे बिना उसे जाने दिया, जैसे कि वो माँ को आखिरी बार हंसते मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हों। अब हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और अब सभी हंसते मुस्कुराते एक अच्छी फैमिली की तरह बात कर रहे थे। माँ एक स्वेटर बुन रही थी जो कि उनके जाने के बाद अधूरा रह गया था, तो डेलना उस स्वेटर को पूरा बुनकर पिताजी को सरप्राइज देती है। लेकिन बात यहाँ ये थी कि वो नीचे से काफी छोटा था, तो सभी की हंसी निकल जाती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो बहुत सारे इमोशंस से भरी हुई है और ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहां आप पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं और फिल्म में फील कराई जा रही सारी फीलिंग्स फील करके आपकी आंखें नम हो जाती हैं। फिल्म में बताया गया है कि अक्सर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी दुनिया में खो जाते हैं और उन्हें खबर ही नहीं होती कि उनका अपना भी कोई है जो उन्हें याद करता है और उम्मीद लगाए बैठा होता है कि शायद वो भी हमें याद करते होंगे। अगर मैं कहूँ तो इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है उस हिसाब से काम भी बढ़ते जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपनों के करीब रहना भी चाहें तो ये पैसा कमाने और लाइफ सेटल करने वाले सपने हमें ऐसा करने नहीं देते। अंगद, तारा, कुणाल और करण ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे कि वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते थे या एकदम ही बुरे बच्चे हों जिनको अपने माँ बाप का ख्याल नहीं। वो अपने माता पिता से भरपूर प्यार करते थे, पर काम काज के चक्कर में उन्हें समय ही नहीं मिल पाता कि वो 2 पल उनके साथ बिता सकें। वैसे ये सोचने वाली बात है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब तरक्की करे, पर जब वो वाकई में तरक्की करने लग जाते हैं और उस तरक्की को बढ़ाने में जुट जाते हैं तब माँ बाप को ही अफसोस होता है कि इतना भी नहीं करना था कि हमें ही समय न दे पाए। इसमें गलती किसी की नहीं है, ये बस एक चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। आज आप काम कर रहे हैं और आपके माता पिता सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या काम कि समय ही नहीं बात करने का, और कल आपके बच्चे काम करेंगे और आप बैठ के सोचेंगे कि इतना भी क्या काम कि समय ही नहीं बात करने का। वैसे शायद हमारे माता पिता आखिरी जनरेशन है जो कि अपने माता पिता का इतना ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी उतना ख्याल रख पाएगी जितना हमारे माता पिता अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं। शायद हम भी काम में इतना जुट जाएं कि हम समय ना दे पाएं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम प्यार नहीं करते। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तारा जो कि मॉडर्न हो चुकी थी, जिसे बस विज्ञान पर ही भरोसा था और रीति रिवाज सब ढोंग लगते थे, फिल्म के खत्म होते होते उसकी सोच में भी बदलाव आ गया। यहाँ सीखने को मिला कि हर किसी की अपनी आस्था होती है, अपनी फीलिंग्स होती हैं। अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं तो जरूरी नहीं कि बस वही सही है। हो सकता है कि जो सामने वाला मानता हो वो भी सही हो और अपने हिसाब से वो भी तो सही हो ही सकता है। यानी कि आप जो मानते हो वो तो आप मानते ही हो, पर जो सामने वाला मानता है उसे नकारने के बजाय उसे समझिए और उसकी भी बातों को इज्जत दीजिए। जैसे कि तारा पैर छूने को ढोंग मानती थी, पर पंडित जी ने बताया कि पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि जब अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथ की एनर्जी पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है। धार्मिक नजरिए से वो एक रीत बनाई गई ताकि सभी ऐसा करें और उसका साइंटिफिक रीजन भी है। तो चाहे वजह जानकर पैर छुओ या पैर छुओ क्योंकि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, बात तो एक ही है। पर आजकल लोग पैर सिर्फ इसलिए छूते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि वो सामने वाले की इज्जत करते हैं, बाकी मन से तो नहीं छूते। मन से छूना हो तो पूरा झुका जाता है और पैरों को छूते हैं, ना कि घुटनों को। तो लोग खाली डर के मारे छूते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला व्यक्ति बातें न बनाने लगे कि इसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है। फिल्म में तारा द्वारा एक सवाल उठाया गया था कि लड़कियां अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकती, लड़के ही क्यों करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बस एक रीत चली आ रही है जिसे लोग फॉलो करते हैं और ऐसे समय पर कोई सवाल भी नहीं करता। तो जो बताया जाता है वही किया जाता है
है, पर अगर कोई चाहे तो लड़की भी अंतिम संस्कार कर सकती है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार उनकी बेटी ने ही किया था और मुझे लगता है कि ये हक बेटियों को भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करती हैं जितना एक बेटा करता है। तो हर किसी को हक होना चाहिए अपने चहेते लोगों को रीति रिवाज के हिसाब से अलविदा कहने का। एक होता है रीति रिवाज निभाना और एक होता है उन्हें थोपना। तो हमें थोपना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। थोपना तब होता है जब हमसे कोई सवाल करता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाते, बस यही कह देते हैं कि सदियों से ऐसे ही किया जा रहा है। तो ऐसे जवाब से इंसान सोचने लगता है कि सब ऐसे ही है और कोई मतलब नहीं इन सब का। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि रीति रिवाज फॉलो किए जाएं तो उनके बारे में आपको भी जानकारी होना जरूरी है और आपको समझाने आना चाहिए कि आखिर क्यों और किस लिए किया जाता है या माना जाता है। मैं इस फिल्म के रिव्यूज पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कई लोगों ने लिख रखा है कि इसमें हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है और उसे बुरा दिखाया जा रहा है, पर मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं देखने मिला कि ऐसा कहाँ हो रहा है। तारा का ऐसे सवाल करना बुरा कैसे हो गया? तारा जैसी सोच रखने वाले आपको तो अपने आसपास दिख ही जाएंगे, लेकिन अफसोस कि उसे पंडित जी जैसे समझाने वाले लोग नहीं मिलते, इसीलिए तारा बुरी हो गई क्योंकि उसके सवाल तो सवाल ही रह गए। फिल्मों में जब कुछ समझाना या बताना होता है तो किसी एक को थोड़ा बुरा दिखाना ही पड़ता है ताकि बाद में ये दिखाया जा सके कि जब उसे समझाया गया तो उसके अंदर बदलाव आया। पंडित जी जिस खूबसूरती से सभी चीजों को समझा रहे थे उससे हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं हो रहा था बल्कि अच्छी बातें ही बताई जा रही थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कार्तिकेय 2 फिल्म की कहानी, जिसमें कि कार्तिकेय भी साइंस पर बहुत विश्वास करता था और उसे ये तक यकीन नहीं था कि कृष्ण जी का असली में कोई अस्तित्व हो सकता है, पर फिल्म के आखिर में जब उसे सबूत मिले तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि कृष्ण जी धरती पर ही जन्मे थे। उसी तरह आप कंतारा फिल्म का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें कि हमें देखने मिलता है कि शिवा पूरी तरह से बुरा इंसान है और बिल्कुल भी काबिल नहीं है भूता कोला करने का, पर फिर उसमें बदलाव होता है और आखिर में वही भूता कोला करता है। ऐसे ही 2 फिल्मों की तरह गुड बाय फिल्म में भी तारा को पहले नकारात्मक दिखाया गया फिर बाद में सकारात्मक दिखाया गया, ताकि एक कैरेक्टर के जरिए हमें देखने मिले कि जब सही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इंसान की सोच में भी बदलाव आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे रिव्यूज करने वालों में से आधे से ज्यादा लोगों ने मूवी देखी भी नहीं, या अगर देखी भी तो मूवी का मैसेज समझ ही नहीं पाए। वैसे एक बात मेरे मन में घूम रही है कि तारा का प्रेमी मुस्लिम था, तो उस धर्म में भी तो रीति रिवाज होंगे ही, वो भी हिंदू धर्म से अलग, तो उसे तो एडजस्ट करने में और परेशानी होगी। तो जैसे वो यहाँ सवाल उठा रही थी, क्या वो वहाँ भी सवाल उठा पाएगी या सब कुछ अपना लेगी? यहाँ 3 ही चीजें हो सकती हैं, या तो मुदस्सर और उसके घर वालों की सोच अच्छी हो कि वो जबरदस्ती अपने रीति रिवाज उस पर ना थोपें, या फिर तारा एडजस्ट करना सीख जाएगी अपना रिश्ता बचाने के लिए, क्योंकि माँ बाप को तो हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने हैं, पर दूसरे के घर में तो एडजस्ट ही करना होता है। या फिर ये हो सकता है कि वो बगावत कर देगी और सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जाएगी। हर पति पत्नी के रिश्ते में ज्यादातर यही 3 चीजें होती हैं। बाकी अब आगे तो फिल्म देखने मिलेगी नहीं तो क्या जाने क्या होगा, हम तो बस अटकलें ही लगा सकते हैं। वैसे मुदस्सर ने तो यहाँ के रीति रिवाज सीख लिए थे, जैसे कि पैर छूना और सबको नमस्ते करना। इस फिल्म में 3 सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाले हैं। पहला तो वो जब पिताजी माँ की अस्थियों को रखकर उनसे बात करते हैं। अमिताभ सर ने उस टाइम पर इस तरह से एक्टिंग की है कि सब कुछ रियल फील होता है। फिर तब जब करण माँ को पुकारता है और पुकारते पुकारते उसे याद आता है कि माँ तो है ही नहीं, पर फिर भी वो माँ को बुला रहा होता है, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आने वाली। वो सीन पूरी तरह से आपको अंदर से झंझोर कर रख देता है। फिर तीसरी बार तब जब दूसरा बेटा कुणाल घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो अब नहीं रही और वो तो आखिरी बार ना उन्हें देख पाया और ना ही उनके अर्थी को उठाने के लिए कंधा दे पाया। ये 3 सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देते हैं और इन्हें देखने पर शायद ही किसी के आंसू रुक पाएंगे। काफी जगह पढ़ने मिला कि इससे बेहतर 2019 में आई राम प्रसाद की 13वीं फिल्म है, तो मैंने उसे भी देख डाला। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, तो मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मुझे इस मूवी के इमोशंस ज्यादा फील हुए। काफी लोगों का कहना था कि दोनों फिल्में सेम हैं, पर मुझे तो उसमें काफी कुछ अलग लगा। उसमें देखने को मिलता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके पिताजी गुजर गए, बल्कि सब फॉर्मेलिटीज करने के लिए आए हैं। पर इस फिल्म में मुझे देखने मिला कि माँ के गुजर जाने पर सबको फर्क पड़ा। इस फिल्म में हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है, पर उसमें रियलिटी देखने को मिलती है कि जैसा रहता है सब वैसा ही रहता है और कुछ भी नहीं बदलता। दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह सही हैं और अगर आपने दोनों देखी हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी और किस फिल्म से आप कनेक्ट हो पाए। अब एक्टिंग की बात करें तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी की एक्टिंग से हम
सारे इमोशंस फील कर पाते हैं। सबसे बढ़िया किरदार मुझे पंडित जी यानी कि सुनील ग्रोवर का लगा। अगर सच में ऐसे समझाने वाले लोग मिल जाएं तो सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अमिताभ सर की एक्टिंग इसमें एकदम रियल देखने को मिलती है और ऐसा फील होता है जैसे वो सारे डायलॉग पूरे फील के साथ बोल रहे हैं और उनकी सारी फीलिंग्स हमें भी महसूस होती हैं। रश्मिका ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन बस एक ही बात खटक रही थी कि उनकी हिंदी में थोड़ा थोड़ा साउथ का टच आ रहा था। अब फैमिली तो पूरी तरीके से नॉर्थ की थी, लेकिन एक्ट्रेस साउथ की ली, तो भाषा से फील हो रहा था कि अडॉप्टेड वाला बच्चा अंगद नहीं तारा है। वहीं बाकी और जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं उन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म अच्छी थी पर ये फ्लॉप हो गई, क्योंकि अच्छी फिल्में चलती कहाँ हैं। जब रीमेक या बेकार फिल्म आती है तो हो हल्ला मच जाता है कि अच्छी फिल्में बनती नहीं। छोड़ो, अब एक ही बात बार बार क्या ही बोलना। वीडियो के आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस आपके माँ बाप की खुशी। अगर आप सवाल करते रहते हैं कि आपने कभी भगवान को नहीं देखा तो वो कहाँ है? आपके माँ बाप भी भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, बड़ा किया, हर कमी पूरी की। तो ये सभी चीजें जो भगवान करते हैं वही माँ बाप भी करते हैं। तो आप उनको ही खुश रखें, उनकी सेवा करें, समय समय पर समय निकाल कर बात कर लें और उनसे मिल लें। वही आपके लिए और उनके लिए बहुत है। ये एक अच्छी फिल्म है जो कि आप एक बार तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल टाइप के इंसान हैं या फिर आपने किसी अपने को खोया है तो इस मूवी से दूर ही रहिएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन गुड बाय मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।